अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तय ये हुआ कि राजदेव, कर्नल फेरोज, भरतचंद्र वगैरह वहाँ से चले जाएं और हलीना को अपने साथ ले जाएं। हलीना के जख्म, जो कि घोड़सवारी पर सफ़र करते हुए दोबारा हरे हो चुके थे और वो बुरी तरह तड़प रही थी, उन्होंने एक स्ट्रेचर सा बना लिया। बाकी लोगों के सुपुर्द ये जिम्मेदारी सौंप दी गई कि वो कैंप की निगरानी करें। फिर सिकंदर ने एक और तरमीम की, तुम लोग सरातू को भी अपने साथ ले जाओ। ये कैसे कह सकते हो कि वो हमारी जुबान समझ लेंगे और हमारा मकसद जान लेंगे। सिकंदर की इस बात से सब ने इत्तफाक किया और सरातू को भी साथ ले लिया गया। वो लोग तेज रफ्तारी से हलीना को स्ट्रेचर पर डाले हुए आगे बढ़ते रहे और फिर उस जगह पहुंच गए जहां से ढलानों का आगाज होता था। ये ढलान ज्यादा खतरनाक नहीं थे। बस्ती वालों ने शायद उन्हें देख लिया था, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद बहुत सी औरतें, बच्चे और चंद बूढ़े लोग उस तरफ आ खड़े हुए जिधर से ये लोग ढलान तय कर रहे थे। ये बात भी सोच ली गई कि बस्ती वालों से किस तरह पेश आना है। सरातू सबसे आगे था। उसने उन लोगों को देखा जो रात की तारीकी में गौले बियाबानी नजर आ रहे थे। वो सब खामोश और साकत खड़े उन लोगों को देख रहे थे। तब सरातू ने आगे बढ़कर मुकामी जुबान में अपना मुद्दा जाहिर किया और ये जुबान समझ ली गई। दो बूढ़े आदमी आगे बढ़ आए और उन्होंने स्ट्रेचर पर लेटी हुई हलीना को देखा। फिर एक दूसरे की जानब देखने लगे। उन लोगों में कोई जवान नजर नहीं आ रहा था, या तो बहुत ज्यादा बूढ़े थे या फिर औरतें और बच्चे। किसी ने सरातू को कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से उनकी सूरतें देखते रहे। राजदेव ने आगे बढ़कर कहा कि अगर आप लोग हमारी इस साथी लड़की की कोई मदद कर सकते हैं तो हम आपको आपका मुंह मांगा इनाम देंगे। सरातू ने यही जुमले मकामी जुबान में अदा किए, लेकिन वो साख्तो जामद खड़े रहे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब ही अकब से कुछ हलचल सी पैदा हुई और एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ आई जिसके बाल बिखरे हुए और लंबे लंबे थे। बदन पर पूरा लिबास था। चेहरा बहुत ज्यादा मदकूक और झुर्रियों से भरा हुआ था। आंखें छोटी छोटी लेकिन इंतहाई तेज थीं। अजीब सी शक्ल लग रही थी उसकी। दूसरे लोगों को हटाती हुई वो आगे बढ़ी और हलीना के स्ट्रेचर के करीब पहुंच गई। उसने झुककर हलीना का चेहरा देखा और चंद लम्हात उसी तरह झुकी रही और फिर उसके बाद उन लोगों को अपने साथ आने का इशारा किया। बाकी लोगों ने फौरन ही बूढ़ी औरत को रास्ता दे दिया और बूढ़ी औरत उन्हें लिए हुए बस्ती में दाखिल हुई। बस्ती ही के दरमियानी हिस्से में एक वैसा ही मकान बना हुआ था जैसे दूसरे मकान नजर आए। बूढ़ी औरत ने मकान का दरवाजा खोला और उन लोगों को अंदर आने का इशारा किया। राजदेव अपने साथियों के साथ अंदर पहुंच गया। एक जगह बूढ़ी औरत ने स्ट्रेचर रखने के लिए कहा, फिर बड़ी तेजी से अंदर गई और दो मशअलें जलाकर ले आई। उसने दोनों मशअलें जमीन में गाड़ दी और फिर घुटनों के बल हलीना के पास बैठ गई। वो उसका जायजा ले रही थी। फिर उसने हलीना का लिबास उसके बदन से हटा दिया। ये लोग थोड़े से झटके थे, लेकिन ये नाजुक लम्हात थे, इसलिए मजबूरन वो बूढ़ी औरत की कार्रवाई देखते रहे। बूढ़ी औरत ने हलीना के जख्म देखे, पट्टियां वगैरह नोच कर फेंक दी और फिर जख्मियों पर उंगलियां फेरने लगी। चंद लम्हात इसी तरह गुजर गए। बूढ़ी औरत पागल लग रही थी और उन्हें खदशा था कि कहीं ये तजर्बा खतरनाक साबित ना हो। घर के बाहर हालात किसी को नहीं मालूम थे, लेकिन मदम मदम आवाज़ों से जाहिर होता था कि बूढ़ी के घर के दरवाजे के बाहर लोग मौजूद हैं। फिर बूढ़ी औरत अपनी जगह से उठी और अपने घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। वो लोग एक दूसरे की सूरतें देख रहे थे। बूढ़ी वापस आई तो उसके हाथों में पीले रंग के कुछ पत्ते दबे हुए थे, जिन्हें उसने हथेली पर मसला और फिर हलीना की नाक से दोनों नथनों में अंदर तक उन्हें ठोंस दिया।
भरत चंद्र अंदाज में एक लम्हे के लिए अज़तराब पैदा हुआ, लेकिन राजदेव ने उसके शाने पर हाथ रखकर उसे पुरसकून रहने के लिए कहा। बूढ़ी चंद लम्हात इसी तरह हलीना का चेहरा देखती रही और उसके बाद उसने फिर उसके जख्मों पर उंगलियां फेरना शुरू कर दी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगलियों पर दबाव डालती जा रही थी और जख्मों से खून बहने लगा था। भरत चंद्र घबराकर कई कदम पीछे हट गया और राजदेव के अकब में आया। वो ये कार्रवाई नहीं देख पा रहा था। बूढ़ी औरत ने हाथों की उंगलियों का दबाव आहिस्ता आहिस्ता उन जख्मों पर बढ़ता ही जा रहा था और फिर दफतन राजदेव के हलक से एक आवाज निकल गई। बूढ़ी औरत ने अपनी उंगलियां जख्मों में उतार दी थी और ताकत लगाकर कुछ कर रही थी। एक लम्हे के लिए राजदेव के अंदाज में भी अज़तराब पैदा हुआ, क्योंकि जख्मों से भल भल करके खून बहने लगा, लेकिन बूढ़ी मुसलसल अपने हाथों को जुम्बश दे रही थी। राजदेव ने बेमुश्किल तमाम अपने आप को संभाले रखा और बूढ़ी औरत की ये कार्रवाई देखता रहा। चंद मिनट इसी तरह गुजर गए। बूढ़ी ने हलीना की धेड़ कर रख दिया, लेकिन उसका नतीजा जो जाहिर हुआ वो इतना हैरतनाक था कि राजदेव की आंखें हैरत से फैल गईं। बूढ़ी औरत ने चंद ही लम्हात के बाद खून में डूबी हुई कोई चीज बाहर निकाल ली थी। ये राइफल की गोली थी। उसने गोली निकालकर एक सिमत रख दी, फिर दूसरे जख्म में उसी अंदाज में उंगलियां डालने लगी। ये तरीका इलाज नाकाबिले यकीन था, लेकिन राजदेव को ये अंदाजा हो गया कि वाकई कुछ हो रहा है। थोड़ी ही देर बाद जख्म से दूसरी गोली भी निकाल ली गई। हलीना के बदन में जरा सी जुम्बश नहीं हुई। उसका मतलब था कि वो जो पत्ते ठोंसे गए हैं वो बेहोश कर देने के लिए थे। वो हलीना दुनिया माफिया से बिल्कुल बेखबर थी, लेकिन हाथों से इस तरह गोलियां निकाल लेना दुनिया का हैरत अंगेज तरीन कारनामा था। बूढ़ी उसके जख्मों को देखती रही, फिर उसने आहिस्ता से उन जख्मों को हथेली से साफ किया। खून अब भी बह रहा था और हलीना की हालत खराब से खराब हो रही थी। उसके चेहरे पर फैली हुई जर्दी कुछ और गहरी हो गई। बूढ़ी ने अचानक ही अपने हलक से एक आवाज निकाली और बहुत सा थूक हलीना के उन जख्मों पर थूक दिया। भरत चंद्र ने कराहियत से आंखें बंद कर ली, लेकिन सरातू बड़ी अकीदत से बूढ़ी की ये कार्रवाई देख रहा था। बूढ़ी औरत ने इंतहाई गलीज अंदाज में ये थूक उसके जख्मों पर मल दिया और फिर नाक से वो पत्ते निकाल लिए जो उसने ठोंसे हुए थे। उन पत्तों को खोलकर उसने वो पत्तियां उन जख्मों पर चिपका दी और फिर अपने गलीज दांतों की नुमाइश करने लगी। उसकी आंखें चमक रही थी। सरातू ने उससे कुछ कहा और बूढ़ी औरत ने उसका कोई जवाब दिया। तब सरातू ने कहा, ये कहती है कि अब हम चाहें तो इन जख्मियों पर पट्टियां लपेट सकते हैं। राजदेव और भरत चंद्र ने कांपते हाथों से हलीना के जख्मों पर पट्टियां कस दी, लेकिन जो कुछ उनके सामने आया वो इतना हैरत अंगेज था कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बूढ़ी ने सरातू से मध्यम लहजे में कुछ कहा और सरातू ने कहा, शर ये कहती है कि अगर हम चाहें तो मरीज को यहाँ रख सकते हैं। क्या ख्याल है भरत चंद्र जी? मुझसे बात ना करो राजदेव, मेरी हालत खराब हो रही है। और खुद को संभालो भरत, कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमने अपनी आंखों से राइफल की गोलियां देखी हैं। वैसे ये बस्ती बहुत अजीब जरूर है, लेकिन लोग बेजरर मालूम होते हैं। मेरा ख्याल है बाकी लोगों को भी यहाँ बुला लिया जाए। इस काम के लिए भरत चंद्र ही को जाना पड़ा और वो खुशी से वहाँ से चल पड़ा। सिकंदर को उसने ये कहानी सुनाई और राज की ख्वाहिश पर उन्होंने वहाँ से कैंप हटा लिया। फिर वो उन गहराइयों में आ गए। हलीना को बूढ़ी के पास ही छोड़ दिया गया और बाकी रात जागते हुए गुजार दी। वो इस अनोखी बस्ती के बारे में बातें कर रहे थे और दूसरी सुबह उन्होंने इस बस्ती को बिगौर देखा। बस्ती में सिर्फ बूढ़े मर्द ही नजर आए या फिर बूढ़ी औरतें और जवान औरतें और बच्चे थे। कोई भी जवान आदमी नजर नहीं आया। ये बात बाइसे हैरत थी। सरातू अलल सुबह बूढ़ी के घर पहुंचा, उसे हलीना की खबरगिरी के लिए भेजा, लेकिन वो वापस आया तो इंगशे बदां रह गए, क्योंकि हलीना उसके साथ थी और अपने कदमों से चलकर यहाँ तक आई थी। उन दोनों के पीछे पीछे बूढ़ी औरत भी आ रही थी। नाकाबिले यकीन सिकंदर आहिस्ता से बोला। सरातू करीब पहुंचा तो उन्होंने महसूस किया कि वो खौफजदा है। उसके खौफ की वजह समझ में नहीं आई। उसने कपकपाते हुए लहजे में कहा, सर ये बूढ़ी औरत का अपना इनाम लेने आई है।
क्या इनाम मांगती है ये? राजदेव ने पूछा। ये तो पता नहीं, सरातू ने कहा। फिर उसने बूढ़ी औरत से पूछा तो उसने एक राइफल की तरफ इशारा कर दिया। राइफल? ये बूढ़ी इसका क्या करेगी? दे दें सर, जल्दी करें, सरातू ने भराए हुए लहजे में कहा और राजदेव ने राइफल बूढ़ी को थमा दी। बूढ़ी ने दांतों की नुमाइश करते हुए कारतूसों की तरफ भी इशारा किया और राजदेव हैरत से बोला, माई गॉड, ये तो हथियारों से वाकिफ मालूम होती है। दे दे सर, जल्दी करें, सरातू पहले के से अंदाज में बोला और थोड़े से कारतूस बूढ़ी को दे दिए गए। बूढ़ी अपना इनाम लेकर वहां से चली गई। उसके जाते ही सरातू बोला, जल्दी करें सर, यहाँ शायद निकल चले, ये शरदानियों की बस्ती है। क्या? हाँ सर, यहाँ कोई जवान आदमी नहीं है, सब लूट मार को गया हुआ है। जल्दी करें सर, अगर वो वापस आ गए तो हम सब फिनिश हो जाएगा। हरी अप। और उसके बाद वो सर पर पांव रखकर यहाँ से भागे थे। हलीना हैरत अंगेज तौर पर बेहतर नजर आ रही थी, गो के कर्नल फिरोज ने उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाया हुआ था और बड़ी एहतियात से घोड़ा दोहरा रहा था। लेकिन हलीना ने उससे कहा था, आप इत्मीनान से सफर करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरे जख्मों की जगह वो भारीपन भी नहीं है जो पहले महसूस होता था। हलीना की इस बात से कर्नल को इत्मीनान हुआ और उसने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी। वो उस वक्त तक सफर करते रहे जब तक कर सकते थे। भूखे प्यासे दौड़ पड़े थे और सभी को सख्त भूख लग रही थी, लेकिन वो इस बस्ती से ज्यादा दूर निकल जाना चाहते थे। पहाड़ी मनाजर बदल रहे थे और जूं वो आगे बढ़ते जा रहे थे, माहौल खुशगवार होता जा रहा था। कहीं कहीं दरख्त भी नजर आए और जमीन पर सरसब्ज झाड़ियां गिरी हुई थी। कहीं रास्ते नाहमवार और ऊंचे नीचे थे। दूर से जमीन सपाट नजर आ रही थी, लेकिन अचानक ही कोई गहरी दरार नमूदार हो जाती और उन्हें घोड़ा संभालने पड़ते। अचानक सिकंदर ने कहा, मेरे ख्याल में हम वहां से काफी दूर निकल आए हैं, अब कुछ पेट पूजा हो जाए वरना आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये सब की आरज़ू थी। चुनाचा तमाम घोड़े रुक गए और सब नीचे उतर आए। आरजी कयाम था, चुनाचा सिर्फ खाने पीने पर तवज्जो दी गई और अशिया तकसीम की जाने लगी। सामने ही बंदरों का एक गौल नजर आया जो खाने पीने की अशिया की तलाश में था और उनसे कुछ फासले पर रुक गया। इनसे होशियार रहना, जरा सी नजर चूकी और ये अपना काम कर जाएंगे, राजदेव ने कहा। हमारे भाई बंद हैं, भरतचंद्र ने कहा। हेलिना को देखा, बिल्कुल ठीक नजर आ रही है। राव ने कंदील के पास बैठे हुए हेलिना को देखते हुए कहा, ये तरीका इलाज शायद जिंदगी भर ना बुलाया जा सके। तुमने नहीं देखा राव के उसने किस तरह उन जख्मों पर उंगलियां फेरते फेरते अपनी दोनों उंगलियां उन सुराखों के अंदर दाखिल कर दी। भरतचंद्र की तो हालत ही खराब हो गई थी। बहरहाल ये एक नोखा तरीके कार था। जमाना कदीम में इंसान बहर तौर जीते थे। बेशक वो इन मसाइल से दो चार नहीं थे, लेकिन जो मसाइल उन्हें दरपेश थे उनका हल उनके पास मौजूद था। अरे हाँ, हमने ये बात तो उस सरातू से पूछी ही नहीं कि उसे इस बस्ती पर शरदियानों की बस्ती का शुबा क्यों कर हुआ। शर वो शरदियानों ही की बस्ती थी। शरदियानों का एक खास निशान होता है, आधा मुड़ा हुआ खंजर। वो निशान बस्ती में जगह जगह मौजूद था। और फिर मैं ये सोचता कि इधर जवान लोग क्यों नहीं, सब समझ में आ गया। सर वैसे ये तअज्जुब का बात है कि बस्ती वाला लोग हमको नहीं कुछ कहा। हो सकता है हमारे पास मौजूद हथियारों ने उन्हें उससे बाज रखा हो। नो सर, ऐसा नहीं। बूढ़ा लोग, औरत लोग आसानी से जिंदगी गुजारता। बहरहाल तुमने सबको खौफ ज़दा कर दिया है सरातू। सर अगर वो लोग वापस आ जाता तो हमारा इधर से निकलना मुमकिन नहीं होता। उन लोगों ने सरातू की बात पर कोई तबसरा नहीं किया। काफ़ी देर तक वो वहाँ आराम करते रहे। घोड़े भी घास चर रहे थे और आसपास ही मौजूद थे। उनकी आवाज़ें बार बार उभरने लगीं। फिर कुछ आवाज़ें कहीं दूर से सुनाई दीं, घोड़ों के हनहनाने की आवाज़ें। लेकिन उन लोगों ने महसूस कर लिया कि ये उन घोड़ों की आवाज़ें नहीं है। राजदेव ने तड़प कर राइफल उठा ली और सनसीखेज निगाहों से इधर उधर देखने लगा। आवाज़ें दूसरे लोगों ने भी सुनी थी, लेकिन वो जगह नज़र नहीं आई जहाँ से ये आवाज़ें उभर रही थी।
चंद ही लम्हात के बाद अंदाज़ा लगा लिया गया कि आगे फिर उसी किस्म की गहराई है जैसे एक गहराई से उन्होंने रोशनी उभरते देखी थी। कर्नल फेरोज राव सिकंदर और राजदेव राइफलें संभाले बर्क रफ्तारी से उसकी जानब बढ़ने लगे। बाकी लोगों ने फौरन ही घोड़ों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ये तीनों आगे बढ़ते रहे और उनके अंदाजे के मुताबिक आगे ऐसी ही गहराइयाँ थी जैसी गहराइयों में उन्होंने एक बस्ती देखी थी, लेकिन इन गहराइयों में कोई बस्ती आबाद नहीं थी। अलबत्ता 2-3 घोड़े एक दूसरे से लड़ते झगड़ते दौड़ते फिर रहे थे। लेकिन जो सबसे हैरतनाक चीज़ उन्होंने देखी वो 2 उल्टी हुई जीपें थी, जिनमें से एक जीप एक बड़ी चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गई थी और दूसरी सिर्फ उलट गई थी और उनके अस्तराफ में उनके साथ जुड़ी हुई ट्रालियां पड़ी हुई थी। 3 घोड़े जिनकी पुश्त खाली थी जरकंदे मारते फिर रहे थे। एक पत्थर पर एक इंसानी लाश भी ऊंधी पड़ी हुई नजर आई और चंद ही लम्हात के बाद उन्हें सूरत हाल का अंदाजा हो गया। ये जीपें यकीनी तौर पर एडमंड गारसां और उसके साथियों की थी, लेकिन यहाँ लाशें वगैरह ज्यादा नजर नहीं आई। इस सनसीखेज मंजर ने एक बार फिर उन्हें दहला कर रख दिया। वो एक अजीब सा सन्नाटा महसूस कर रहे थे। उन्हें यूं लग रहा था जैसे कुछ आंखें उनकी निगरानी कर रही हों और यकीनी तौर पर कोई खास वाकया पेश आने वाला हो। सुबारा के इन जंगलात में इतनी हंगामा खेजियों का सामना करना पड़ेगा, इसका तसव्वुर किसी के जहन में नहीं था। लेकिन क्या किया जा सकता था और अब वो ये फैसला कर रहे थे कि उनका दूसरा कदम क्या होना चाहिए। ये बहुत तशवीशनाक और सनसीखेज बात थी कि एडमंड गारसां और उसके साथी जीपों से महरूम हो चुके थे, लेकिन वो हैं कहाँ? अगर शरदानियों से उनकी मिड-भीड़ हुई है तो उसका नतीजा क्या निकला? बज़ाहिर उसके एक लाश के अलावा और कोई लाश नजर नहीं आई। हाँ, अगर उन उल्टी हुई जीपों के नीचे कुछ लाशें हों तो दूसरी बात है। वो दूर दूर तक निगाहें दौड़ाते रहे। चारों तरफ होलनाक खामोशी और सन्नाटे का राज था। घोड़े भी दौड़ते हुए दूर निकल गए। इसका मतलब है कि एडमंड गारसां के ताबूत में आखिरी कील भी ठुक गई। कर्नल फेरोज ने कहा, हाँ, मेरा ख्याल है यहाँ उसका शरदानियों से जबरदस्त मार का हुआ है और उसे जीपों से हाथ धोना पड़ा। लेकिन ये वाकया शायद पिछली रात का है, क्योंकि गोलियों वगैरह की आवाज़ें तो आई थीं। हो सकता है वैसे अब यहाँ कोई मौजूद नहीं है। लाश भी एक ही नजर आई है, कर्नल ने कहा, और फिर अचानक वो उछल पड़े। कई फायर हुए और गोलियां उनके आसपास पत्थरों और चट्टानों से टकराकर उचट गईं। पत्थरों की किरचियां उड़कर उनके जिस्मों से टकराई थीं। एक लम्हे तक वो कोई अंदाजा नहीं लगा सके, लेकिन दूसरे ही लम्हे सब कुछ समझ में आ गया। गोलियों की दूसरी बार चली और इस बार बस तकदीर ने साथ दिया, वरना तीनों ढेर हो गए होते। कर्नल फिरोज ने सिकंदर को जोर से धक्का दिया और राजदेव उसकी लपेट में आ गया। इस तरह वो दोनों गोलियों से बच गए। खुद कर्नल फिरोज भी जमीन पर लेट गया और गोलियां उनके सरों से गुजर गईं। इस बार वो गोलियों की सिमत का अंदाजा भी लगाने में कामयाब हो गए। ये गोलियां उस छोटी सी वादी के दूसरे सिरे पर नजर आने वाली चट्टानों के अकब से चलाई गई थीं। अभी वो इस बारे में कोई फैसला भी नहीं कर पाए कि अकब से भी गोलियों की आवाजें उभरी और कैंप में अफरा तफरी फैल गई। कुछ चीखें सुनाई दी और शायद गजाल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। कर्नल फिरोज, जो सामने चट्टानों के पीछे छुपे हुए हमला आवरों से दो हाथ करने के बारे में सोच रहा था, फौरन बोला, राव, इसी तरह झुके झुके पीछे हटो, कैंप कमजोर है, वो लोग नुकसान उठा जाएंगे। इन अल्फाज के साथ कर्नल फिरोज खुद पोजीशन लेता हुआ पीछे हटने लगा और चंद लम्हात के बाद ही उसने एक महफूज जगह मुंतखब करके वहां से कैंप पर निगाह डाली। फिर उसने तीनों को देखा
जो एहतियात से जगह तब्दील करके उसी सिमत आ रहे थे जिधर कर्नल मौजूद था। उनके हाथों में राइफलें थी। इस बात से अंदाजा हो रहा था कि वो कैंप के गिर्द घेरा डाल रहे हैं। कर्नल ने राइफल सीधी कर ली। इससे कबल कि वो अपनी पोजीशन दुरुस्त करें, उन्हें ठिकाने लगाना जरूरी था। चुनाचा कर्नल ने शस्त्र बांध कर फायर किए और उनमें से 2 को ढेर कर दिया। तीसरे ने एक लंबी छलांग लगाई, लेकिन कैंप की तरफ से आने वाली एक गोली ने उसे भी चाट लिया। कर्नल फिरोज ने अकब में देखा और एक बार फिर अपनी जगह छोड़ दी। उधर कैंप में वाकई पोजीशन कमजोर थी और शरदानिये जबरदस्त दबाव डाल रहे थे। उधर उनकी तादाद भी काफी थी और मुकाबले पर प्रोफेसर गौरी, भरतचंद्र, सरातू और गजाल जैसे लोग थे। राइफलें तो सबके पास थी, लेकिन सही तौर पर मुकाबला करने वाला कोई न था। गजाल ने अलबत्ता एक फौजी का बेटा या एक महबूबा का मुहाफिज होने का पूरा सबूत दिया और वो जगह बदल बदल कर बड़ी चाबक दस्ती से फायरिंग कर रहा था। सरातू भी खौफजदा अंदाज में गोलियां चला रहा था। दफतन एक नेजा सरातू की राइफल में लगा और राइफल सरातू के हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। सरातू के हलक से चंद बेइख्तियार आवाजें निकल गईं। उसने बदहवासी से राइफल के धोखे में दूसरी तरफ फेंका हुआ नेजा उठा लिया और उसे राइफल की तरह पकड़कर ट्रैगर तलाश करने लगा। फिर चीखा, अंधो गोशे। ना जाने इन अल्फाज का मफहूम क्या था, लेकिन उसी वक्त एक शरदानिये ने उस पर छलांग लगाई और सरातू दहशत से चित गिर पड़ा। इस तरह चौड़ी अन्नी वाला नेजा खुद ब खुद सीधा हो गया और शरदानिया सीधा अन्नी पर गिरा। चौका पूरी कुव्वत से छलांग लगाई थी और शरदानिया सीधा नेजे पर गिरा था। नेजे का दूसरा सिरा जमीन पर टिक गया था, इसीलिए अन्नी शरदानिये के सीने से पार होकर कमर की दूसरी तरफ से निकल गई। शरदानिया सरातू पर ही ढेर हो गया। उसका खून उछलकर सरातू को नहलाने लगा और सरातू की आंखें वहशत से बंद हो गईं। कर्नल फिरोज, राव सिकंदर और राजदेव कैंप पहुंच गए। दूसरी तरफ गहराइयों में मुकाबला करने की बजाय उन्होंने कैंप में आकर ही जंग करना मुनासिब समझा और उनके आने से सूरत हाल संभल गई। उन्होंने इतनी जबरदस्त फायरिंग की कि शरदानियों के पांव उखड़ गए और थोड़ी देर के बाद सकूत छा गया। कुछ देर इंतजार किया गया, फिर ये अंदाजा लगाया गया कि शरदानिये वाकई फरार हो गए हैं या कोई हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन अंदाजा हुआ कि अब वो मौजूद नहीं। चुनाचा पहले कैंप में नुकसानात का जायजा लिया गया। गजाल और राव अब भी राइफल संभाले मुस्तैद थे। दोनों लड़कियां एक छोटे उभरे हुए तोदे की पनाह में थीं। प्रोफेसर गौरी और भरतचंद्र बिल्कुल ठीक थे, लेकिन सरातू, राजदेव ने उसे देखा और उसके मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई। ओ माय गॉड सरातू! राजदेव के मुंह से ये अल्फाज इस तरह निकले कि सभी उस जानब मतवज्जा हो गए और फिर सभी ने सरातू की ये कैफियत देखी। सरातू तो खून में नहाया हुआ था, उसकी आंखें बंद थी और एक शरदानिया उसके ऊपर चढ़ा हुआ था जिसके सीने में नेजा प्योस था। सभी के दिलों में दुख पैदा हुआ। सरातू बहरतौर एक दिलचस्प शख्सियत का मालिक था और इस सबर में उसने भरपूर मदद की थी। उन्होंने आगे बढ़कर शरदानिये की लाश सरातू पर से हटाई और उसके जिस्म के जख्म टटोलने लगे, लेकिन अभी राजदेव ने उसके जिस्म को थोड़ा सा पलटा ही था कि सरातू ने आंखें खोल दी और फिर उछलकर बैठ गया। उस बेइख्तियाराना कोशिश में राजदेव भी अपने आप को नहीं संभाल सका और एक लम्हे के लिए हैरान होकर खुद भी पीछे हट गया। सरातू वहशत ज़दा निगाहों से इधर उधर देख रहा था। चंद लम्हात के बाद उसकी निगाह शरदानिये की लाश पर पड़ी और उसके हलक से भर्राई हुई आवाज निकली, ओ शरातू, ओ शर्मारा। ये अल्फाज कहकर वो एक बार फिर लंबा हो गया और शायद बेहोश हो गया। राजदेव के हलक से एक हजियानी सा कहका निकल गया और अब सूरत हाल उनकी समझ में आई। सरातू जिस खून में नहाया हुआ था वो उसका नहीं बल्कि शरदानिये का था। उस वाक़े ने एक लम्हे में उन पर अजीब सा असर किया।
वो सब ही हशाश बशाश हो गए। सरातू की जिंदगी बच जाने से उन्हें खुशी हुई। उसके बेहोश बदन को उठाकर छोलदारी में ले जाया गया, लिबास तब्दील कर दिया गया। वो सिर्फ बेहोश हुआ था और उसके जिस्म पर कोई मामूली सी खराश भी नहीं थी। उसके बाद शरदानियों के सिलसिले में कार्रवाई होने लगी। उन्हें इंतहाई अफसोस था कि उनके हाथों 7 शरदानिये मारे गए। वैसे ये बात साफ ज़ाहिर थी कि शरदानियों का उनसे कोई बराह रास्त तसादम नहीं था। वो सिर्फ लूट मार के लिए उन तक पहुँचे थे। ये नहीं कहा जा सकता था कि उनकी तादाद कितनी है। राजदेव और सिकंदर वगैरह पर वादी की तरफ से जो हमला हुआ था उसके बारे में भी सही अंदाज़ा ना हो सका कि वो शरदानिये थे या एडमंड गारसा के साथी, क्योंकि गारसा की दोनों जीपें उल्टी हुई पड़ी मिली थी। वो देर तक अतराफ में घूम घूम कर शरदानिये के बारे में जायजा लेते रहे। शरदानिये शायद सारे के सारे घोड़ों पर सवार नहीं थे। इन अतराफ में खाली घोड़े नजर नहीं आ रहे थे, जबकि वादी में उन्होंने घोड़े देखे थे और घोड़े ज़ाहिर है शरदानियों ही के थे। यकीनी तौर पर उनके सवार एडमंड गारसा के साथियों के हाथों हलाक हो गए थे। और फिर सिकंदर ने मशवरा दिया कि यहाँ रुकना नहीं चाहिए, हमें फ़ौरन ही अपना सफ़र शुरू कर देना चाहिए ताकि शरदानियों के इलाके से काफ़ी दूर निकल जाएं। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया और फिर काफ़ी दूर आ जाने के बाद उन्होंने पड़ाव डाल दिया। पहला पहर था और माहौल पर दहशत तारी थी। जिन लोगों के जागने की ड्यूटी थी वो जाग रहे थे, लेकिन जो सोने के लिए लेट गए वो भी नींद से दूर थे। अचानक बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई दी और आराम करने वाले चौंक पड़े। फिर एक फायर की आवाज़ ने चट्टानों में हलचल मचा दी। चारों तरफ बिखरी हुई चट्टानें इस आवाज़ को नशर कर रही थीं। एक ही ख्याल जहनों में पैदा हुआ, शरदानिये। हर एक ने राइफल संभाल ली, लेकिन फौरन ही सब मुकाबला करने नहीं दौड़ पड़े, बल्कि निहायत होशियारी से रेंगते हुए ऐसी चट्टानों की आड़ ले रहे थे जहां वो महफूज तरीके से शरदानियों से मुकाबला कर सकें। सबकी मुतजस्सिस निगाहें चारों तरफ भटक रही थी। उस एक फायर के बाद दूसरा फायर नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद अचानक ही मुसलसल कई फायर हुए और गोलियां बिल्कुल आसपास टकराईं। जवाब में रात के जागने वालों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। ये कर्नल फेरोज और सरातू थे। सरातू तो खैर जिस तरह भी फायरिंग कर रहा था, लेकिन कर्नल फेरोज एक फौजी की निगाह से अतराफ का जायजा ले रहा था। दरअसल दोनों ने एक साए को चट्टानों में भटकते हुए देखा। उसके बारे में सही तौर पर अंदाज़ा भी ना लगा पाए कि साए ने फायरिंग शुरू कर दी। अब वो जगह बदल बदल कर उन पर फायरिंग कर रहा था। हैरत अंगेज तौर पर उसने फासला कम कर लिया। एक फायर करने के बाद उसने दरअसल उन्हें उस सिमत उलझा लिया जिधर से उसने फायर किया था, और उसके बाद चट्टानों की आड़ लेता हुआ उनके बिल्कुल करीब पहुंच गया। कर्नल फेरोज और सरातू ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि फायरिंग एक आदमी क्यों कर रहा है, दूसरे लोग किस मंसूबा बंदी में मसरूफ़ हैं, लेकिन अंधाधुंध फायरिंग ने उन्हें चौंका दिया। बहरतौर वो महफूज मकाम पर थे और मुकाबला बआसानी कर सकते थे। कर्नल फेरोज ने सरातू से कहा और दूसरे लोगों को इस सिलसिले में तफसीलात बताई, और उसके बाद वो खुद एक बुलंद चट्टान की तरफ जाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक ऐसी जगह संभाल ली जहां से वो हमला आवरों का बखूबी मुकाबला कर सकते थे। दूसरे तमाम लोगों के बारे में भी उन्होंने ये महसूस किया कि वो होशियार हैं और अपनी अपनी पोजीशन संभाले हुए हैं। हमला आवर थोड़ी थोड़ी देर के बाद फायरिंग कर रहा था। चंद लम्हात के बाद उन्हें अंदाज़ा हो गया कि वो सिर्फ एक है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। कर्नल फेरोज की तेज निगाहें उस चट्टान का जायजा ले रही थी जहां से फायरिंग की जा रही थी। बहुत से शोले चट्टानों की अकब से नमूदार हुए और उसके बाद एक बार फिर खामोशी तारी हो गई। वो सब ही मुस्तैद थे और गहरी निगाहों से इधर उधर देख रहे थे।
ख्याल ये था कि हमला आवर एक बार फिर जगह तब्दील करेगा और वो उसकी सिमतों से बाखबर रहना चाहते थे। काफी देर तक जब कोई फायर ना हुआ तो उन्होंने बेचैनी से पहलू बदला और अपनी अपनी जगह तब्दील करने लगे। कर्नल फेरोज को यह एहसास भी ना हो सका कि सिकंदर और राजदेव कहां से कहां निकल गए। वो चट्टानों की आड़ लेते हुए काफी फासले पर पहुंच गए ताकि हर तरफ से मुकाबला बेहतर अंदाज में किया जा सके, लेकिन हमला आवर एकदम खामोश हो गया। बहुत देर इसी तरह गुजर गई। सन्नाटा चीख रहा था और चारों तरफ से अजीबो गरीब सरसराहटें उभर रही थी। वो लोग इस एहसास का शिकार थे कि शरधानिये किसी खास चाल के तहत उन्हें घेर रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी इसी बात की थी कि अगर शरधानियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर मुनज्जम हमला किया तो सूरत हाल उनके लिए खतरनाक हो जाएगी। इस सिलसिले में बेहतर इक़दामात जरूरी थे। गजाल ने एक और कदम उठाया। वो आहिस्ता आहिस्ता उन बुलंदियों पर पहुंचने की कोशिश करने लगा जहां से दूर तक देखा जा सके। गजाल ने उधर पहुंचकर चारों तरफ निगाह डाली, लेकिन दूर दूर तक असीब ज़दा चट्टानें खामोश थीं और कुछ नजर नहीं आ रहा था। पिछले दूसरे लोग अपनी कार्रवाइयां कर रहे थे और टार्चें रोशन करके दूर दूर तक फैल गए थे। वो भी शरधानियों की तलाश कर रहे थे। टार्चों की रोशनियां चारों तरफ लहराती रहीं, लेकिन बेसूद कोई नजर नहीं आया था।